नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 6 और यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हम इससे पहले हमने बच्चों 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए मैथमेटिक्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है बच्चों हमने। इससे पहले हमने बच्चों 3 यूनिट कंप्लीट करा चुके हैं। आज बच्चों स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाओं, जोड़, घटाना, गुना और भाग के प्रगुण। बच्चों, जिस बच्चे ने अभी तक कोई भी वीडियो ना देखी हो या कोई भी बच्चा इस चैनल पर नया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो डलने पर नोटिफिकेशन समय से आ सके। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 और लेक्चर नंबर 6। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम पूर्ण संख्याएं क्या होती है। इसके बाद में बच्चों हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं की सक्रियाएं, यानी कि पूर्ण संख्याओं में योग के, गुणा करने के और भाग के क्या क्या नियम होते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्याएं बच्चों क्या होती है? पूर्ण संख्या सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। होल नंबर क्या होती है बच्चों? प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम 0 से स्टार्ट करें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी यदि हम इंक्लूड कर दें तो हम उन संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं बच्चों क्या होती है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अनंत तक, ये हमारे बच्चों प्राकृतिक संख्याएं होती है। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं को 0 से स्टार्ट करूं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि मैं 0 भी जोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। और सबसे छोटी बच्चों क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बच्चों, पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं, यानी कि हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। कोई भी जिस तरीके से सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं ज्ञात कर सकते, उसी तरीके से हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी बच्चों ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते बच्चों? सपोज करिए हमने कोई भी पूर्ण संख्या मान के चलो 1000 ली, लेकिन 1000 की अनुवर्ती संख्या बच्चों हमें मिल सकती है। अनुवर्ती संख्या क्या होती है? किसी भी प्राकृतिक या पूर्ण संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्याएं मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? अनुवर्ती संख्याएं। यानी कि यदि हमारे पास कोई संख्या अनंत है तो उससे अगली भी हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों? अनुवर्ती संख्या। तो इस तरीके से कोई भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती। तो आइए बच्चों हमने समझा पूर्ण संख्याएं क्या होती है और सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर सक्रियाएं। बारी बारी से हम पढ़ेंगे योग पर पूर्ण संख्याओं की क्या सक्रियाएं होती है, गुणा पर, घटा पर और भाग पर। तो आइए साथियों अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं पर योग के क्या प्रगुण होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे घटाव के क्या प्रगुण होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुणा के क्या प्रगुण होते हैं पूर्ण संख्याओं पर, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे भाग के क्या प्रगुण होते हैं पूर्ण संख्याओं पर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों योग पर पूर्ण संख्याओं के क्या प्रगुण होते हैं। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, देखते हैं, आपको पढ़ने में मजा आएगा बच्चों इसके लिए। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण, योग के क्या क्या प्रगुण हो सकते हैं बच्चों? योग का समरक नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब संख्याएं क्या होती है? अनंत तक एक पूर्ण संख्याएं होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बच्चों क्या होती है? 0। समरक नियम ये कहता है यदि मैं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ूं और जोड़ने के बाद मुझे कोई पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो तो इसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याओं का योग का समरक प्रगुण। देखते हैं बच्चों एग्जांपल के लिए, जैसे हमने कोई भी 2 संख्या ली, 2 + 0,
2 भी एक पूर्ण संख्या है और 0 भी एक पूर्ण संख्या है, जोड़ने पर क्या आएगा बच्चों में 2। तो हम कह सकते हैं योग में समरक नियम का पालन करती है क्या, पूर्ण संख्याएं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे बच्चों हमने लिखा बच्चों 8 + 7, 8 और 7 कितना होगा बच्चों 15। तो 15 भी ये क्या है पूर्ण संख्या, यानी कि यदि दो संख्याओं को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण संख्याएं मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, योग का समरक परगुण। अगला देखते हैं बच्चों, सेकंड हमें योग का क्रम विनिमय परगुण, यानी कि यदि हमने दो पूर्ण संख्याओं का क्रम चेंज कर दिया बच्चों, लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया, तो पूर्ण संख्याओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता, योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं बच्चों, जैसे हमने कोई भी पूर्ण संख्या ली 2 + 3, इसका सम कितना आएगा बच्चों 5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों 3 + 2, 3 और 2 5, यानी कि 2 और 3 को हमने जोड़ा तब भी क्या है बच्चों 5, और 3 और 2 को जोड़ा तब भी क्या है बच्चों 5, यानी कि हमने क्रम बदलने पर योग में कोई भी अंतर नहीं आया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्याओं का योग का परगुण। अगला हम पढ़ते हैं बच्चों योग का तत्समक अवयव। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका मतलब ये होता है यदि मैं किस पूर्ण संख्याओं में वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे योगफल वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो। एग्जाम्पल पे लेके समझेंगे बच्चों योग का तत्समक अवयव। जैसे हमने कोई भी पूर्ण संख्या बच्चों 5 ली, 5 में मैं क्या संख्या जोड़ूं कि हमें योगफल 5 मिल जाए। तो बच्चों 5 में मैं क्या जोड़ूंगा 0। 5 में यदि मैंने 0 जोड़ा तो मुझे योगफल क्या मिलेगा बच्चों 5। तो हम क्या कह सकते हैं, 0 योग का तत्समक अवयव होती है पूर्ण संख्याओं में, यानी कि यदि मैं 0 को किसी भी संख्या में जोड़ूंगा तो मुझे वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसलिए हम 0 को क्या बोलते हैं बच्चों, योग का तत्समक अवयव 0 होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों योग का साहचर्य परगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं बच्चों इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है योग का क्रम विनिमय नियम। अब पढ़ेंगे बच्चों योग का साहचर्य परगुण। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने 4 + 3 संख्याएं ली बच्चों, 3 + 2, हमने 3 संख्याएं ली बच्चों, और हमने पहली दो संख्याओं, पहली लास्ट की दो संख्याओं पर हमने क्या लगाया बच्चों कोष्टक लगाया और हमने इनको जोड़ दिया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला बच्चों 4 + 3 और 2 5, यानी कि 4 और 5 9। इसी तरीके से अगर मैं इन तीनों संख्याओं में पहली दो संख्याओं पर ब्रैकेट्स लगाऊं तो मुझे योगफल यदि 9 मिलेगा तो पूर्ण संख्याएं योग के साहचर्य परगुण का पालन करती है। तो 4 और 3 7 + 2, 7 और 2 9। तो हम देख रहे हैं बच्चों पूर्ण संख्याएं योग का साहचर्य परगुण नियम का पालन करती है। तो हमने बच्चों समझा पूर्ण संख्याओं में योग का परगुण क्या क्या होते हैं। योग समरक नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तत्समक अवयव का पालन करता है और साहचर्य परगुण का पालन करता है। अब बच्चों हम देखते हैं घटाव में बच्चों हमें पढ़ना है परगुण का पालन क्या क्या करेगा बच्चों। यहां पे हम क्या लिख देते हैं घटाना, पूर्ण संख्याओं में घटाने का परगुण। तो हम यहां योग की जगह क्या लिख देंगे बच्चों घटा। देखते हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं में घटाने में क्या परगुण नियम होते हैं। यदि मैं दो पूर्ण संख्याओं को घटाता हूं तो बच्चों ये देखते हैं पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती है नहीं। एग्जाम्पल के लिए समझेंगे, हमने कोई संख्या ली बच्चों 2 और 2 में से बच्चों मैंने घटाया 1, 2 में से घटाएंगे क्या बचेगा मुझे 1, 1 भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं बच्चों 1 - 2, 1 में से 2 घटाऊं तो क्या मिलेगा मुझे -1, और -1 क्या है बच्चों एक पूर्णांक संख्या है। तो यहां से हमें क्या मिला, पूर्ण संख्याएं घटा में समरक नियम का पालन नहीं करती। यदि ये घटाने पर हमें एक पूर्ण संख्या मिल जाती तो घटाने पर पूर्ण संख्याएं समरक नियम का पालन करती, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या यहां पर क्या देखते हैं, पूर्ण संख्याएं घटा में समरक नियम का पालन नहीं करती बच्चों। इसी तरीके से
क्रम विनिमय में भी नहीं करेगी बच्चों। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने देखा 2 माइनस 3, 2 में से 3 घटाएंगे बच्चों क्या मिलेगा -1। इसी तरीके से 3 माइनस 2 घटाएंगे बच्चों क्या मिलेगा 1। तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि घटाने पे भी ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती। इसी तरीके से साहचर्य नियम का पालन भी नहीं करेगी बच्चों। आइए अब बच्चों हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं का गुणन पर परगुणन। सबसे पहले हमें 5 परगुण पढ़ने हैं बच्चों। गुणन का समरक परगुण, क्रम विनिमय परगुण और शून्य का गुणन परगुण, गुणन का तत्समक अवयव और गुणन का साहचर्य परगुण। 1 बाय 1 समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम समरक नियम पढ़ते हैं बच्चों। वही समरक नियम ये होता है, यदि दो पूर्ण संख्याओं की हमने गुणा की और गुणा करने के बाद हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई तो इस नियम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, गुणन का समरक नियम, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम देखते हैं बच्चों, यदि मैंने दो संख्या ली 2 गुणा 3, 2 की मैंने 3 में गुणा करी तो मुझे क्या मिला बच्चों 6। 6 भी एक क्या है बच्चों, एक पूर्ण संख्या। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, पूर्ण संख्याएं गुणन में समरक नियम का पालन करती है बच्चों। अभी हमने पढ़ा था घटा में ये समरक नियम का पालन नहीं करती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों ये। अगला है बच्चों क्रम विनिमय नियम। यदि हमने इनका क्रम चेंज कर दिया, यानी कि जैसे हमने लिखा 2 गुणा 3 बराबर 6 और हमने 3 गुणा 6, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 भी हमें क्या मिला है बच्चों 6 और 2 गुणा 3 भी हमें क्या मिला है बच्चों 6। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं गुणन में पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन भी करती है। अगला हम पढ़ेंगे बच्चों शून्य का गुणन परगुण। बच्चों यदि मैं किसी भी पूर्ण संख्याओं को शून्य से गुणा करूं, किसी भी पूर्ण संख्याओं को, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, पूर्ण संख्या कोई भी पूर्ण संख्या से यदि मैं गुणा करूं तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे बच्चों 0। यानी कि 0 से किसी भी संख्या की गुणा करने पर मुझे रिजल्ट क्या मिलता है हमेशा बच्चों 0। इंपोर्टेंट नियम है बच्चों ये। अगला पढ़ते हैं गुणन का तत्समक अवयव। जिस तरीके से हमने योग का तत्समक अवयव पढ़ा था बच्चों, इसी तरीके से हम गुणन का तत्समक अवयव ये होता है, यदि किसी पूर्ण संख्याओं में ऐसी किसी संख्या से गुणा की जाए कि हमें गुणनफल वही संख्या प्राप्त हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, गुणन का तत्समक अवयव। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल से, यानी कि मुझे मैंने कोई संख्या ली बच्चों 8 में मैं किस संख्या की गुणा करूं कि मुझे रिजल्ट 8 ही मिले। तो बच्चों 8 में यदि मैं 1 की गुणा करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि गुणन में जो तत्समक अवयव होता है वो क्या होता है बच्चों 1। इसी तरीके से योग में तत्समक अवयव क्या होता है बच्चों 0। पूर्ण संख्याओं की हम क्या कर रहे हैं बच्चों बात। अब हम पढ़ते हैं गुणन का साहचर्य परगुणन। इसको भी देख लेते हैं बच्चों, इंपोर्टेंट। और जो हमने 3 संख्याएं ली वही संख्या ले लेते हैं 2, 3 और 4। हमने 3 संख्याएं ली 2 गुणा 3 गुणा 4। यदि मैं पहली 2 संख्याओं को पर ब्रैकेट्स लगाया बच्चों और इनकी गुणा की, 3 दूनी 6 और गुणा 4, 6 चौक 24, तो मुझे रिजल्ट क्या मिला 24। अब अगर मैं लास्ट की 2 संख्याओं पर ब्रैकेट्स लगाऊं तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 गुणा 3 चौक 12 और 12 दूनी 24, तो रिजल्ट मुझे क्या मिला बराबर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि गुणन में भी ये पूर्ण संख्याएं साहचर्य परगुण का पालन करती है। आइए अब बच्चों हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं में गुणन सक्रियाएं। यानी कि हम गुणा, अभी तक बच्चों हमने पढ़ लिया है पूर्ण संख्याओं पर योग की सक्रियाएं, घटा की सक्रियाएं और गुणा की सक्रियाएं। अब हम बच्चों तीनों को मिलाकर सक्रियाएं पढ़ेंगे। पढ़ते हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं में गुणन सक्रिया। सबसे पहले योग पर वितरण नियम पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे बच्चों घटा पर वितरण नियम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों योग पर वितरण नियम, समझते हैं। यानी कि बच्चों अगर हमने 2 गुना 3 प्लस 4 किया तो ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरण नियम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यानी कि ये 2 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 4 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम करते हैं बच्चों इसका, तो कितना हो जाएगा 2 गुना 3 और प्लस 2 गुना 4। इस तरीके से हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा बच्चों 2 3 6 और प्लस
4 दूनी 8, 8 और 6 14। अगर बच्चों हमें घटा का वितरण नियम देखना हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन्हीं संख्याओं में ले लेते हैं हम। तो 2 गुना 3 माइनस 4, हम क्या करेंगे बच्चों, 2 गुना 3 माइनस और 2 गुना 4 करते हैं बच्चों। 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, घटाएंगे बच्चों कितना बचेगा, -2। अब हम इनकी संख्याएं देख लेते हैं बच्चों, कैसे करेंगे। 4 और 3 7, 7 दूनी 14 बच्चों, हमें आंसर 14 मिल रहा है। 3 में से 1 घटाएंगे बच्चों -1 की गुणा करेंगे 2 में, तो क्या मिलेगा मुझे, -2। तो इस तरीके से पूर्ण संख्याओं में गुणन सक्रिया पर हमने योग का वितरण और घटा का वितरण देख लिया। आइए अब बच्चों हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं पर भाग का सक्रियाएं। तो बच्चों अब हम सीखेंगे पूर्ण संख्याओं में भाग की सक्रियाएं क्या क्या होती है। अभी तक हमने बच्चों योग की सक्रियाएं, गुणा की सक्रियाएं, घटा की सक्रिया के बारे में जाना। बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं इन प्रक्रियाओं, इन सक्रियाओं का क्या क्या यूज हो सकता है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चन को भी कराएंगे बच्चों। इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और किस तरीके से हम बड़ी संख्याओं की गुणा इजीली कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन। तो आइए बच्चों सीखते हैं पूर्ण संख्याओं में भाग की सक्रियाएं। तो सबसे पहले बच्चों भाग की सक्रिया में हम संवर्ग नियम का प्रगुण का देखेंगे बच्चों। संवर्ग नियम यानी कि यदि मैं दो संख्याओं का आपस में भाग करता हूं तो मुझे एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होती है बच्चों। तो हम देखते हैं बच्चों पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याएं संवर्ग नियम का पालन नहीं करती है बच्चों। इसी तरीके से शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग बच्चों, किसी भी संख्या शून्य से हम किसी भी पूर्ण संख्या को भाग नहीं कर सकते बच्चों। ये गणित में नियम लागू नहीं होता बच्चों। किसी भी संख्या को यदि मैं 0 से भाग करता हूं तो वो अपरिभाषित हो जाती है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग। यदि मैं किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से भाग करता हूं तो वही हमें संख्या मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 25 को मैं भाग किया बच्चों 1 से, तो मुझे क्या मिला 25। यानी कि किसी भी पूर्ण संख्या को यदि मैं 1 से भाग करता हूं तो मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगला नियम है शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्याओं से भाग। यानी कि यदि मैं शून्य को किसी भी शून्येतर यानी कि शून्य के अलावा, शून्येतर का मतलब होता है बच्चों शून्य के अलावा कोई भी पूर्ण संख्या, यानी कि शून्य के अलावा मैं किसी भी पूर्ण संख्या से यदि मैं भाग करूं, जैसे मैंने किसी भी पूर्ण संख्या से इसको भाग किया, फॉर एग्जांपल 2 3 4 पूर्ण संख्या से भाग किया, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा बच्चों 0 ही मिलेगा। यानी कि शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्याओं से भाग करने के पर हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें शून्य ही मिलता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम किसी शून्येतर पूर्ण संख्या में उसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग। यदि किसी शून्येतर मतलब शून्य के अलावा कोई भी शून्येतर संख्या हमने बच्चों 5 ली, 5 को मैं 5 से ही भाग करूंगा, मुझे क्या मिलेगा बच्चों 1 मिलेगा। इसी तरीके से यदि मैं यानी कि पूर्ण कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या को मैं पूर्ण संख्या से ही भाग करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा बच्चों 1 मिलेगा। तो बच्चों एक बार ये संवर्ग नियम का हम देख लेते हैं। भाग में पूर्ण संख्याएं संवर्ग नियम का पालन क्यों नहीं करती। जैसे मैंने कोई भी संख्या बच्चों 7 को, ये 7 एक पूर्ण संख्या है, मैंने बच्चों इसको 15 से भाग किया, ये भी एक पूर्ण संख्या है। तो अगर मैं 7 को 15 से भाग करूंगा तो बच्चों मुझे 2 पॉइंट समथिंग नजर आएगा, यानी कि मुझे एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं संवर्ग नियम का पालन नहीं करती। तो बच्चों अभी तक हमने पूर्ण संख्याओं की योग की, घटा गुणा भाग की सक्रियाओं के बारे में पढ़ा। अब हम इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे बच्चों। आइए बच्चों इन प्रगुण पर कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हम इन प्रगुण पर बन सकते हैं। लास्ट तक देखिए बच्चों वीडियो को। बच्चों पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 8976 गुना 5432, इनको गुणा करके बराबर लिखा है 5432 गुना और ये ब्रैकेट्स। बच्चे कुछ बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को देखते के साथ ही इनकी गुणा करेंगे और फिर इसको भाग लगाएंगे, हमें रिजल्ट जो मिलेगा उसको लिख देते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन को एक बार देखकर सबसे पहले माइंड सेट कर लेना किस तरीके से का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हमें दिख रहा है बच्चों 2 संख्याएं ये a गुना b
और b गुना a, यानी कि ये गुणन का क्रम विनिमय नियम लागू हो सकता है बच्चों यहाँ। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे 8 9 7 6, यानी कि ये क्वेश्चन गुणा के पर क्रम विनिमय नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों 4 गुना 2834 गुना 25, तो ये किस नियम पर आधारित हो सकता है बच्चों? ये गुणा के साहचर्य नियम पर आधारित क्वेश्चन है बच्चों। तो अब इसको हम क्या करते हैं 4 गुना 25 कर लेंगे, इन दोनों की गुणा कर लेंगे बच्चों पहले, फिर 28 34। बच्चों हम 25 की और 4 की गुणा करेंगे तो 25 चौक कितना होता है बच्चों 100, और 100 की इसमें गुणा करेंगे तो 2 जीरो आपस में लास्ट में क्या हो जाएगी बच्चों ऐड हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 28 34 और 2 जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी एक गुणा के साहचर्य नियम पर आधारित है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं 25 गुना 40 और गुना 48 37, गुना करते हैं 25 की 4 में गुणा करेंगे बच्चों 100 और एक जीरो ये है तो 1000 हो जाएगा। 1000 का मतलब बच्चों इसमें कितनी जीरो ऐड हो जाएगी 3 जीरो, 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये गुणा का योग का वितरण नियम पर आधारित है, गुणा तथा योग के वितरण नियम पर आधारित। तो हम इसको क्या लिखेंगे 487 गुना, इसको हम लिख लेंगे 100 प्लस 8, हम गुणा करेंगे बच्चों 487 गुणा 100, 100 की गुणा करेंगे 2 जीरो हो जाएगी, प्लस 487 की 8 में गुणा कर लेंगे बच्चों 4 8 7 गुना 8, और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे हम सम कर देंगे दोनों का। तो 4 8 7 00 प्लस 8 7 56 हासिल 5 8 8 64, 64 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 69 हासिल 6 8 चौक 32 और 6 38। तो इन दोनों का हम बच्चों सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 9 8 और 7 15 हासिल 1 और 3 और 8 8 3 11 और 1 12 हासिल 1 4 और 1 5। तो इतना ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये भी घटा के वितरण नियम पर आधारित है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 600, इसको लिख सकते हैं बच्चों 100 माइनस 6। इसी तरीके से गुणा कर लेंगे इसकी बच्चों 6754 और 00 माइनस 6754 गुणा 6। बच्चों इसकी गुणा में से इसको हम घटाकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। इसी तरीके से बच्चों योग में पढ़ लेते हैं। योग में भी ये साहचर्य नियम है बच्चों, पहली दोनों संख्याओं को जोड़कर और तीसरी संख्या लिखी गई है, फिर हमने क्या किया इन दोनों लास्ट में ब्रैकेट्स लगाए बच्चों, तो हम यहाँ पे 234 कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्ण संख्याओं में योग घटा गुना भाग की सक्रियाएं के बारे में पढ़ा, फिर लास्ट में इनका एप्लीकेशन पढ़ा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद जय भारत।